Okay, let's continue our discussion with the remaining part of SA 500. In this, we're gonna make first understand concept of audit procedure. पहले audit procedure समझेंगे, and then there is one important question which ICAI loves asking from SA 500, but it is connected to the concept of audit procedure. That is procedures or methods to obtain audit evidences. एक काफी कॉमन क्वेश्चन है एमसीक्यू में, करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में, या इवन अ प्रॉपर 5 मार्क क्वेश्चन, उसको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू द बेसिक डायग्राम और बेसिक मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑडिट प्रोसीजर. एक काम करो, यहां पर आओ. व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर? आई एम श्योर ये मैंने आपको प्रॉपर समराइज करके डायग्राम दिया होगा. First part is risk assessment procedure. Second part is responses to the assessed risk. या इसको आप अदर प्रोसीजर्स भी बोल सकते हो, ठीक है. इसको आप अदर प्रोसीजर भी बोल सकते हो. अब देखो, ये रेस्पॉन्सेस के अंदर दो मेजर डिविजन्स आते हैं. पहला वाला कहलाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. That is nothing but my compliance procedure. And the second part is called as substantive procedure. और ये substantive का भी दो पार्ट रहता है. One is called as test of details. Second is called as ARP, that is analytical review procedure, जो 520 में कवर होता है. एंड टेस्ट ऑफ डिटेल का लास्ट दो पार्ट रहता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. ढंग से आ जाओ, फटाफट से एक ओवरव्यू देता हूं आपको मैं. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर? देखो, नॉर्मली इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. रादर आप हर जगह ऑडिट के अंदर कोई भी पार्ट पढ़ेंगे ना, वहां वर्ड लिखा रहेगा ऑडिट प्रोसीजर. उस वर्ड का मतलब क्या है थोड़ा समझ में आना चाहिए. दे से यू डिवाइड द प्रोसीजर इन टू ब्रॉडर पार्ट्स. फर्स्ट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. यहां पर आपको एक्चुअली में बताएंगे SA 315, जो हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वंस आवर 500 पार्ट इज ओवर. यू नो, we'll actually start discussing the 315 वाला पार्ट. What is 315? 315 बोलता है कि आप कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, असेस करते हो. सर यहां पर एक वर्ड पढ़ाते हैं रॉम, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. पहले बोल रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू राइट नाउ. डिटेल में 315 के अंदर पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के. सिर्फ एक ऑडिट प्रोसीजर का ओवरव्यू आपको मिल रहा है यहां पे. सर रॉम करके वर्ड रहता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ROMM, दैट इज नथिंग बट रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसा प्रोसीजर है जो आपको हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से एरियाज में ज्यादा चांसेस है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होने के और कहां कहां पर नॉर्मल चांसेस है. मतलब आपको देखना पड़ेगा कहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है और कहां पर नॉर्मल रिस्क एसोसिएटेड है. ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. बिकॉज देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट में हर एक लाइन आइटम तो चेक नहीं कर सकते. मतलब आई एम नॉट सेइंग आप हर एलिमेंट को चेक नहीं करोगे, बट हर एक ट्रांजैक्शन तो डिटेल में चेक नहीं कर सकते हो. तो आपको अगर सैंपलिंग लगाना है, डिसीजन मेकिंग करना है, तो कहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और कहां पर नॉर्मल फोकस करना चाहिए, ये डिटरमाइन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे 315 में, दैट इज nothing but risk assessment procedure. It will help you in identifying and assessing कहां रिस्क ज्यादा है और कहां रिस्क नॉर्मल है कंपैरेटिवली. इसके बाद क्या होगा,
अज्यूम करो आपने लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स को कंपेयर किया, ये समझ में आया मेजर कहां पे वेरिएशंस आए हैं। करंट ईयर में सेल्स में कितना जंप आया है, एक्सपेंसेस में कौन से हेड में स्पेसिफिक जंप आया है, आइडियली कहां मेजर डेविएशंस आपको दिख रहे हैं। इससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि भाई इस कंपनी में करंट ईयर में क्या मेजर बदलाव आया है, कहां मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद में जो जो एरियाज में आपको लगता है डेविएशंस ज्यादा है या रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है, आप सोचेंगे ना कि मुझे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना चाहिए। तो रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करने के बाद में एक्चुअल टेस्टिंग के लिए दो तरीके होते हैं। एक कहलाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दैट इज कंप्लायंस प्रोसीजर, और दूसरा कहलाता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। पहले वो क्या बोलता है, जब आपने कहीं रिस्क ढूंढा है ना, सबसे पहले उस एरिया के कंट्रोल्स को चेक करो। क्या चेक करो? कंट्रोल्स को। नाउ व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल? आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूं, आपको आई एम श्योर ईआईएस में ये चीज मल्टीपल टाइम रिपीट की है। एक आखिरी बार ओवरव्यू देके छोड़ता हूं। हर बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, हमारा ऑपरेशंस इफेक्टिवली तरीके से या इफिशिएंट तरीके से कंडक्ट होना चाहिए, समझ रहे हो मेरा बात, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होना चाहिए। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बट देयर आर चांसेस कि ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं अचीव हो पाएंगे? बिकॉज ऑफ अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज रिस्क। रिस्क इज इनडायरेक्टली रेफरिंग टू दोज इवेंट्स और दोज इंसिडेंट्स जिनका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है इन इंश्योरिंग कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा या नहीं करेगा। तो कंपनी का मैनेजमेंट का ड्यूटी बनता है कुछ इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करने का। इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करने का। ये कंट्रोल्स को डिजाइन करने का काम क्या है? सर कंट्रोल्स है क्या? इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस और अ प्रोसीजर या सेट ऑफ एक्टिविटीज जो डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन कौन करने वाला है? मैनेजमेंट अलोंग विथ टीसीडब्ल्यूजी। और ये क्यों कर रहा है सब कुछ? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है ये जो रिस्क है ना, इसको रिड्यूस करने का। टू रिड्यूस the effect of risk, to reduce the effect of risk, या in other words to ensure कि हमारे objectives अचीव होने चाहिए। अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हो? to ensure that you achieve your objectives. Objectives are achieved. मतलब बॉटम लाइन, ये कंट्रोल्स ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट बना रहा है ताकि एक अश्योरेंस मिले कि हमारे कंट्रोल्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करेंगे, या इन अदर वर्ड्स वो जो रिस्क एसोसिएटेड है उनके इंपैक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। सो डोंट यू थिंक अगर रिस्क जहां ज्यादा लग रहा है, पहले वहां पर एसोसिएटेड कंट्रोल कैसा है वो चेक करना चाहिए। तो कंट्रोल में आप क्या चेक करना चाहोगे? क्या भाई कंट्रोल एग्जिस्ट करता है? मतलब फॉर एग्जांपल परचेजेस में रिस्क है दैट शायद आप बिना रिक्वायरमेंट के परचेस कर लोगे, गलत क्वालिटी का मटेरियल परचेस कर लोगे, ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर लोगे, ज्यादा प्राइस पे परचेस कर लोगे। तो डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ प्रोसेस इन प्लेस कि रिक्वायरमेंट एक ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट से आ रहा है, फिर सर प्रोक्योरमेंट करने से पहले कोटेशंस मंगाया जा रहा है, फिर उसके बाद में पीओ बना के दिया जा रहा है, जब गुड्स आ रहा है क्वालिटी चेक किया जा रहा है, और फिर परचेज कंप्लीट होने के बाद पेमेंट किया जा रहा है। डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ प्रोसेस इन प्लेस? तो आपको अगर परचेज में रिस्क लगता है तो पहले परचेज प्रोसेस चेक करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा है पहले रिस्क को ढूंढ के समझो, फिर जब आप टेस्टिंग करने के लिए जाओगे ना, सबसे पहले क्या करो? कंट्रोल्स को टेस्ट करो। क्या करो? कंट्रोल्स को टेस्ट करो कि भाई जो कंट्रोल बनाया है, जो प्रोसेस बनाया है, उसे कंपनी खुद कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ढंग से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सर जब आप आते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, आपका एक्चुअली मेन फोकस क्या है? यहां पर मेन फोकस है कि भाई जो हमारे कंट्रोल्स हैं उनका डिजाइन कैसा है, एंड are they operating effectively or not? Are they operating effectively or not? मतलब सर कंट्रोल तो है, कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, चलो प्रोसेस तो है, बट क्या प्रोसेस ढंग से बनाया है? क्या प्रोसेस के अंदर इंश्योर किया क्या मेकर चेकर रिलेशनशिप कि मतलब एक ही इंसान को बहुत पावर तो नहीं दिया है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया है, एंड सर क्या वो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है क्या?
तो मुझे कुछ सैंपल्स निकालने पड़ेंगे ना, ये देखने के लिए कि हाँ परचेस प्रोसेस जो बनाया है एक्चुअली में फॉलो होता है क्या। एंड वो फॉलो ना एक आध दिन नहीं होना चाहिए, पूरे साल भर कंटिन्यूसली फॉलो होना चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना पड़ता है कि भाई क्या वो एक्चुअली में इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट कर रहा है क्या फॉर द एंटायर पीरियड और नॉट। तो सर सबसे पहले रिस्क ढूंढने के बाद में आप अमाउंट टेस्टिंग पे नहीं जाते हैं, आप कहां जाते हैं, कंट्रोल टेस्टिंग पे। सर एक बात बताओ, आप एक कंट्रोल टेस्टिंग कब करना चाहेंगे? देखो, या तो आपको लगता है जहां रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है और आपको अमाउंट टेस्टिंग डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, पहले कंट्रोल समझना चाहिए। क्योंकि एक बात समझो बेटा, अमाउंट इज नथिंग बट द आउटकम। सोचो, अगर मैं बोलता हूं परचेस का अमाउंट 10 करोड़ है, 10 करोड़ कहां से आया होगा? बहुत सारे परचेसेस हुए होंगे साल भर में। और अगर मैं बोलता हूं हर परचेस ट्रांजैक्शन के लिए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हुआ, सही से प्रोसेस फॉलो होगा तो एंट्री भी सही होगा, और अगर एंट्री हर बार सही होगा तभी तो परचेस का अमाउंट सही रहेगा। तो अमाउंट चेक करने से पहले डोंट यू थिंक उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो अगर वहां पर अमाउंट इन्वॉल्व ज्यादा है, रिस्क एसोसिएटेड ज्यादा है, तो आपने नॉर्मली कंट्रोल चेक करने ही चाहिए आइडियली। फिर आपको डिटेल में बताएंगे, कभी कभी ऐसा होगा सिर्फ सब्सटैंटिव जो अमाउंट टेस्टिंग है अपने आप में सफिशिएंट ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पर अमाउंट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा रहेगा। एक एग्जांपल देखो, थिंक लाइक दिस, अ कंपनी लाइक ओला और उबर, जहां पे पूरा रेवेन्यू बुकिंग जो है आपका ऐप बेस्ड प्रोसेस से होता है। अब मुझे बताओ, उनके बुक्स में जाकर के मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन रहेंगे, 40 रुपए का राइड का, 200 रुपए का राइड का, उसको एक एक चेक करके क्या होने वाला है? जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि राइड बुक कैसे होता है, कैसे एक्चुअली में पैसा रिसीव होता है, इफ आई डोंट गेट कंफर्ट ओवर दैट प्रोसेस, सिर्फ अमाउंट टेस्टिंग से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पर ओनली सब्सटैंटिव इज नेवर सफिशिएंट, यू विल हैव टू चेक द कंट्रोल्स। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं अभी आपको कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है एंड अमाउंट टेस्टिंग का मतलब क्या है। सब्सटैंटिव इज अमाउंट टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज प्रोसेस टेस्टिंग। इसलिए दो वर्ड्स आते हैं, एक है कंप्लायंस प्रोसीजर, एक है सब्सटैंटिव। मतलब सब्सटैंटिव हियर इज फॉर अमाउंट टेस्टिंग। अब सर अमाउंट टेस्ट करने के भी दो तरीके हैं, एक है टेस्ट ऑफ डिटेल और दूसरा है एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। ये एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर हम ऐसे 520 में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर ना एक्चुअली में डिटेल्स चेक करने के बजाय एनालिसिस किया जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक अज्यूम करो सिचुएशन, मैं आपको बोलता हूं सर लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू एक्स था, उससे डायरेक्टली रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है हमारे, वो एक्सपेंसेस का अमाउंट 10% ऑफ एक्स था। करंट ईयर में मैं सेम रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हमारा रेवेन्यू एक्स का 2x हो गया है, तो जो मेरे एक्सपेंसेस उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कितने होने चाहिए। आई एम गोइंग टू एक्स्ट्रापोलेट माय नंबर, आई एम गोइंग टू एनालाइज द सिचुएशन एंड कंक्लूड कि वो एक्चुअली में खर्चा जो है इस साल का है वो अप्रोप्रिएट लग रहा है या नहीं लग रहा है। यहां पे एक्चुअल टेस्टिंग कम होता है, एनालिसिस वाला पार्ट ज्यादा आता है। दिस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, वी विल डिस्कस इन डिटेल अंडर ऐसे 520। बट सर सिर्फ वो भी सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्चुअल ट्रांजैक्शंस भी चेक करने पड़ते हैं, एक्चुअल सिनेरियोज भी चेक करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में चेकिंग करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ डिटेल। वहां पर दो वर्ड आता है, एक होता है वाउचिंग, एक होता है वेरिफिकेशन। वाउचिंग इज फॉर ट्रांजैक्शंस, वाउचिंग इज फॉर ट्रांजैक्शंस एंड वेरिफिकेशन इज फॉर balances. Sir, balances here represents the account balances. एंड ध्यान रखना बेटा, ट्रांजैक्शंस को अक्यूमुलेट करके ही बैलेंसेस बनाए जाते हैं। ये जो वाउचिंग और वेरिफिकेशन है ना, दोनों का दोनों, दिस विल कम इन चैप्टर नंबर 9। ओल्ड सिलेबस में चैप्टर का नाम ही वाउचिंग वेरिफिकेशन हुआ करता था। रिवाइज सिलेबस में एक प्रॉपर चैप्टर 9 बनाया है जहां दिया है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको डिटेल में कैसे चेक करते हैं उसका पूरा प्रोसेस लिख करके दिया है। वो आपके चैप्टर नंबर 9 में आने वाला है। एक थोड़ा ओवरव्यू समझ में आया है क्या कि सबसे पहले आएगा रिस्क को आइडेंटिफाई करके असेस करने का तरीका, फिर आएगा कंट्रोल टेस्टिंग दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, या दूसरा वर्ड क्या है, कंप्लायंस प्रोसीजर। वहां क्या देखोगे, क्या कंट्रोल है, क्या वो ढंग से डिजाइन किया है, क्या वो ढंग से ऑपरेट करता है या नहीं करता है। फिर आप अमाउंट टेस्टिंग पे आओगे, उसको क्या बोलते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। उसके अंदर क्या है सर, पूरा डिटेल चेक करने का या एनालिसिस करने का है, या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है। बताएंगे आपको कब कैसा होता है। जब आपको सिर्फ एनालिसिस करना है, इट इज ऐसे 520। डिटेल चेक करना है, इट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ डिटेल, दैट इज नथिंग बट वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। इससे आपको पूरा ऑडिट प्रोसीजर का अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। अब जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाना चाहता हूं उसके पहले ये ओवरव्यू क्यों दिया, आपसे वो एग्जाम में पूछेगा, आपको ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। क्या ऑब्टेन करना है, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। उसको ऑब्टेन करने के प्रोसीजर क्या है। एक्चुअली में क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपको ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने होते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। ये मल्टीपल मेथड्स अलग अलग प्रोसीजर्स में यूज किए जाते हैं। सुनो,
तुमको अमाउंट टेस्टिंग करने का है। अमाउंट टेस्टिंग कौन सा प्रोसीजर है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अमाउंट टेस्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। इंक्वायरी से भी अमाउंट टेस्टिंग होता है, डॉक्यूमेंट को चेक करके भी अमाउंट टेस्टिंग होता है, प्रोसेस को ऑब्जर्व करके भी अमाउंट चेकिंग होता है। मतलब प्रोसीजर बड़ा वर्ड है, उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स आते हैं। जो मेथड्स आपको क्या हेल्प कर रहे हैं? एविडेंस ऑब्टेन करने में हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि भाई आपके पास एक प्रोसीजर है, उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, जिससे आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पा रहे हैं। वो एग्जाम में पता है क्या पूछता है? प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, जबकि आंसर होता है मेथड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑन द सेम। ये ऐसे 500 वाला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3, उसमें डिटेल में दिया है। मैंने आपको अलग से नोट्स बना करके दिया है, यही मैं आपको हाईलाइट करके पढ़ाना चाहता हूं कि ये मेथड्स क्या क्या है। अब एग्जाम में मेथड से पूछे या प्रोसीजर से पूछे, आंसर सेम रहेगा। आपको ये समझना चाहिए। बात समझ में आया क्या? अच्छा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूं। ये एक था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये जो रेस्पॉन्सेस है ना, इसको हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स या अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब बेसिकली रिस्क असेसमेंट के बाद में आगे क्या? आगे इज नथिंग बट कंट्रोल टेस्टिंग एंड अमाउंट टेस्टिंग। चाहे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बोलो, अदर ऑडिट प्रोसीजर बोलो या रेस्पॉन्सेस बोलो, वी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है क्या? दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर का मतलब क्या है? अब इसके आगे क्या करोगे आप? पहले क्या किया? रिस्क ढूंढा है आपने, उसको एनालाइज किया है, अब उसको टेस्टिंग करने के लिए जाने वाले हो। दैट इज कॉल्ड एज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। थोड़ा आपको ओवरव्यू समझ में आया क्या? कैन वी गो एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट नाउ? चलो आ जाओ। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1C.8. Can you see audit procedures to obtain audit evidences? दिख रहा है क्या? ढंग से पढ़ना मेरे साथ में, आराम से समझ में आएगा। देखो सर, ऑडिट एविडेंसेस से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ताकि हम ओपिनियन तक आएंगे। ठीक है भाई? प्रोसीजर क्या क्या है? पहला वाला प्रोसीजर देखो क्या बोलता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और दूसरा क्या बोला? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में देखो क्या क्या आ रहा है? नंबर ए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दूसरा क्या? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। यस और नो? अब ये अगला पैराग्राफ जो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पैराग्राफ क्या बोलता है? ढंग से देखो। सर, ऑडिट प्रोसीजर्स सच एज इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, इन सबको एज अ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अलोंग विथ इंक्वायरी, ताकि आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने में हेल्प मिले, ताकि आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने में हेल्प करे। अरे उन्होंने ढंग से लिखना चाहिए कि भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव आर ब्रॉडर प्रोसीजर्स। इन प्रोसीजर में अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल होता है। इन्होंने शुरुआत कैसा किया? द ऑडिट प्रोसीजर, इंस्पेक्शन। इनके हिसाब से इंस्पेक्शन ऑडिट प्रोसीजर है। एक्चुअली में लोग ऐसा जनरली वर्ड यूज कर लेते हैं। इंस्पेक्शन क्या मतलब? ऑडिट प्रोसीजर लगाया। हां, वो ऑडिट प्रोसीजर का एक छोटा पार्ट है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या ऑडिट प्रोसीजर का? रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इंस्पेक्शन एक तरीका है, इंक्वायरी एक तरीका है, कंफर्मेशन एक तरीका है। इट्स अ मेथड, इट्स अ मीन्स टू एक्चुअली अचीव ऑडिट एविडेंस। तो एग्जाम में जो वो पूछता है ना, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, प्लीज ऑडिट प्रोसीजर मत लिखना। सिर्फ क्या बोलना? नॉर्मली ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ऑडिट प्रोसीजर को दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या आता है? कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव। फिर सीधा फोकस करना हमारे आंसर के ऊपर। ये तो इंट्रोडक्शन था। आंसर क्या रहेगा? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। वो आपसे उस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, देखो हेडिंग ही मैंने वो लिखा है, मैंने मेथड वर्ड यूज ही नहीं किया। क्या वर्ड यूज किया है? और जानबूझ के ऑडिट प्रोसीजर पढ़ाने के बाद पढ़ा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। समझ रहे हो? ओल्ड सिलेबस में मेथड से पूछते थे, रिवाइज सिलेबस में ऑडिट प्रोसीजर वर्ड पूछेंगे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। सर, तो हमको ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिटेल में कब लिखने का है? सब्सटैंटिव वाला डिटेल में कब लिखने का है? अगर वो एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए नहीं पूछेगा। वो बोलेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, सब्सटैंटिव क्या होता है, या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, तब उसको डिटेल में लिखने का है। अगर वो बोल रहा है प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, तो सिर्फ इनका ओवरव्यू आएगा। फोकस कहां पे आ जाएगा? इस लिस्ट के ऊपर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? इस लिस्ट पे आ जाएगा। थोड़ा बात समझ में आ रहा है क्या? क्या इनको पढ़ के उड़ा दे फटाफट से? क्या क्या मेथड्स है? चलो सबसे पहले इंस्पेक्शन।
इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? अरे भाई जो हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे उनको जाके चेक करने का, एंड इवन जो फिजिकल वेरिफिकेशन जाकर के अटेंड नहीं करने का, जाके एक्चुअली में फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म करने का। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला नया प्लांट एंड मशीनरी में एक एडिशन किया है, 50 करोड़ का नया एक हम मशीनरी लेकर के आए, वो मशीनरी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, फिजिकली जाके देखना पड़ेगा ना, टेंजिबल एसेट है, यस और नो। इंटेंजिबल हुआ तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करना पड़ेगा, बट अगर टेंजिबल है तो जाके फिजिकल वेरिफिकेशन भी करूंगा, दैट इज नथिंग बट माय इंस्पेक्शन। देखो क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो इंटरनल फॉर्म में है, एक्सटर्नल फॉर्म में, साथ साथ में इस चीज को मार्क करना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एसेट, उसको मार्क करना। ऐसे एग्जाम्पल्स पे करेक्ट इनकरेक्ट बन जाता है या एमसीक्यू बन जाता है कि आपने फिजिकली जाके एक एसेट को एग्जामिन किया, टेंजिबल एसेट को, ये आपने कौन सा मेथड यूज किया, इंस्पेक्शन यूज किया है। क्या यूज किया है? इंस्पेक्शन। समझ में आया क्या? पक्का? नीचे आओ। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट विटनेसिंग अ प्रोसेस। एक प्रोसेस जो फॉलो किया जा रहा होगा उसको आप विजुअलाइज करोगे, उसको समझोगे। हाँ, आप सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते हो, आप इंक्वायरी भी साथ में करते हो, सिर्फ इंस्पेक्ट नहीं करते हो, इंस्पेक्शन के साथ में भी इंक्वायरी आता है। इंक्वायरी हमेशा पैरेलली चलते रहेगा अलोंग विद इंस्पेक्शन और अलोंग विद ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, इट इज लुकिंग एट अ प्रोसेस और अ प्रोसीजर विच इज परफॉर्म्ड बाय अदर्स। क्या एग्जांपल दिया गया इन्वेंट्री का? बट सिर्फ अपने आप में ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट नहीं रहेगा, ध्यान रखना। इसीलिए ऑडिट प्रोसीजर बड़ा वर्ड है, उसमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जर्वेशन के साथ साथ में भी कुछ चीजें आएगी। यू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? थर्ड, याद है एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर भेजना, ये भी तो एक तरीका था ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। बाजू में लिख लो SA 505, ऑलरेडी पढ़ा है आपको मैंने। अब दो चीजें हैं, एक है रीकैलकुलेशन, एक है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या है, एक प्रोसेस ऑलरेडी फॉलो हो चुका है, उसको वापस फॉलो करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने BRS ऑलरेडी बना लिया है, समझ रहे हो मेरा बात? आप बैंक को लेटर भेजा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिया, क्लाइंट की बुक्स में रिकॉर्ड्स में बैलेंस किया वो लिया, और खुद रिकंसाइलिंग कर रहे हो। मतलब जो प्रोसेस ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, यू आर रीपरफॉर्मिंग द एंटायर प्रोसेस, ये समझने के लिए कि कंपनी ने ये प्रोसेस ढंग से फॉलो किया है या नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड एज रीपरफॉर्मेंस। जब आप अमाउंट को रिकैलकुलेट करते हो, एग्जांपल आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स है, एफडीज, एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो आपने क्या किया, ओपनिंग बैलेंसेस क्या था एफडी का, करंट ईयर में नया एफडीज क्या लिया है, क्या आपने एफडी को स्क्वायर ऑफ कर दिया है, फिर एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, करंट ईयर में रिसीवेबल डेट कब बनता है, उस हिसाब से खुद से कैलकुलेट किया कितना इंटरेस्ट मेरे को एफडी पे आना चाहिए था और कितना एक्चुअली में आया है, कंपेयर करके देखा आपने। यस और नो? दैट इज कॉल्ड एज रिकैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन का रिकैलकुलेशन हो सकता है, अमोर्टाइजेशन का रिकैलकुलेशन हो सकता है, जहां पे आप अमाउंट को रिकैलकुलेट कर रहे हो। इससे पता क्या चलेगा, जो क्लाइंट का कैलकुलेशन है और जो मेरा कैलकुलेशन है उसमें गैप आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? ये सब तरीके हैं जिससे आपको क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस मिलेगा। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? तो देखो, एक था इंस्पेक्शन जहां डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन हो रहे हैं या फिजिकली जाके आप एसेट एग्जामिन कर रहे हो, एक ऑब्जर्वेशन जहां पर आप एक प्रोसेस जो कोई और परफॉर्म कर रहा है उसको विटनेस कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो। दोनों के साथ में इंक्वायरी आएगा। इंक्वायरी इज नथिंग बट सीकिंग इंफॉर्मेशन। जब आप क्वेश्चनिंग करके किसी से रेस्पॉन्स मांग रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इंक्वायरी। बट इंक्वायरी अकेला सफिशिएंट नहीं होता, इंक्वायरी के साथ में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी के साथ में ऑब्जर्वेशन। फिर सर कभी कभी आप थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन लेटर भेज सकते हो, दैट एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज ऑल्सो ए मेथड। फिर सर दो तरीके हैं, प्रोसेस को वापस परफॉर्म करना है रीपरफॉर्मेंस, कैलकुलेशन वापस करना है रिकैलकुलेशन। समझ में आया क्या? एक चीज और बचा लास्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर। बाजू में लिख दो रीड अलोंग विद SA 520। डिटेल में पढ़ाएंगे 520 के साथ में, समझ में आ जाएगा। इंक्वायरी में आ जाओ, एक लाइन को मार्क करो। इंक्वायरी मीन्स सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल है, कंपनी के अंदर है, कंपनी के बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सट्रीमली यूजफुल है, बहुत डिटेल में और हर जगह काम में आता है। यस और नो? एक लाइन को मार्क करना। इंक्वायरीज में रेंज फ्रॉम रिटन इंक्वायरीज टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज। कभी कभी आप उनसे इंक्वायरी को भी, आपने जो इंफॉर्मेशन मांगा ना, यू मे आस्क फॉर अ कंफर्मेशन और एन ईमेल, or if they don't write, you write an email and ask for an approval. Are you understanding my point? तो इंक्वायरी बहुत डिटेल में यूज होता है, इसलिए वो इंक्वायरी बता रहा है कि कैसे इंक्वायरी थ्रू आउट द एंटायर ऑडिट प्रोसीजर यूज आता है। इट इज नॉट जस्ट ओरल इंक्वायरी, इट कैन बी इन द रिटन फॉर्म ऑल्सो। बट हाँ, सिर्फ इंक्वायरी अपने आप में इतना सफिशिएंट नहीं होता है, इसके साथ में आपको अदर मेथड्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। देखो सर, जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि इंक्वायरी के लिए रिस्पॉन्स क्या मिला, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पता चलेगा कि भाई ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए क्या कोई एक्चुअल नया ऑडिट एविडेंस लाके दे रहा है, या जो इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी था वही मेरे को दिया जा रहा है वापस से। इसीलिए आपको इंक्वायरी बहुत डिटेल में परफॉर्म करना चाहिए।
एंड इसका और डिटेल डिस्कशन चैप्टर नंबर 6 के अंदर होगा, जहां पर हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। क्या आपको ऑडिट प्रोसीजर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, उसमें कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव में 2, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एआरपी। डोंट वरी, हर चीज पढ़ेंगे। वाउचिंग वेरिफिकेशन चैप्टर 9 में आएगा, एआरपी 520 के अंदर आएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जब चैप्टर नंबर 4 वाला जो पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट है, जब डिटेल में जाएंगे वो भी आएगा। मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सेट कर रहा हूं। जब हम 300 में जाएंगे, 315 में जाएंगे, चैप्टर 4 में जाएंगे, चैप्टर 6 में जाएंगे, और डिटेल डिस्कशन धीरे धीरे आते जाएगा। इसीलिए चैप्टर 5 जो आपका ऐसे 500 है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी अपने को छोड़नी पड़ी है, जो अपने को बाद में डिस्कस करनी पड़ेगी। बट एक ओवरव्यू समझ में आया क्या आपको? दिस ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको मार्क करना। ये एक्चुअली में ऐसे 500 का एक्सटेंशन है जो अपन ने पढ़ा है, लास्ट पार्ट ऑफ ऐसे 500, जिस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। बहुत रेयर चांसेस है, बट स्टिल एक क्वेश्चन और बन सकता है। किधर है बोलता हूं, कम टू पेज नंबर। ये बाकी चीजें डोंट वरी, जब मैं रिस्पेक्टिव पार्ट खत्म कर दूंगा ना तब आऊंगा यहां पे। अभी सिर्फ मैं आपको एक, क्योंकि सब्सटैंटिव टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, व्हेन आई गो टू रिस्पेक्टिव एसेस और डिटेल में जाते जाएंगे, डोंट वरी। एक आखिरी पार्ट है, वहां पे आ जाओ, 1C.15। ये ना एक तरीके से समरी है पूरे ऐसे 500 का, कि भाई क्या क्या नॉर्मल चीजें दिमाग में रखोगे जब आप ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे हैं। कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो, कोई भी मेथड्स यूज कर रहे हो, कुछ चीजें दिमाग में रखोगे ही रखोगे। अब यहां जो पॉइंट्स है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मैं उनको मार्क कर रहा हूं, तुम उसके बारे में सोचना। क्या ये ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ देम हमने कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिए हैं आज के इस सेशन में या इसके पहले वाले सेशन में? आराम से नोटिस करना, जो मैं वर्ड्स को मार्क कर रहा हूं वो देखना, ठीक है। सबसे पहले, एविडेंस वेरीज इन रिलायबिलिटी। क्या रिलायबिलिटी पे हमने पूरा डिस्कशन किया डिटेल में? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? पक्का? थर्ड वाला पॉइंट देखो, सम एविडेंसेस मे बी मोर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन देन अदर। एग्जांपल पढ़ के देखो सर क्या बोलता है। सामने एम्प्लॉय बैठा है, इंक्वायरी करना इजी रहेगा, पर अगर इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, जाके फिजिकली वेरीफाई करना चैलेंजिंग रहेगा। यस और नो? फिर देखो एक पॉइंट नंबर 4, it must be recognized that the available evidences be persuasive and the evidence may not be conclusive। मतलब सुनो, जो आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं हमेशा कंक्लूसिव जरूरी नहीं है। एग्जांपल सुनो, परचेज इनवॉइस, एविडेंस से परचेज हुआ है, बट गारंटी नहीं है परचेज हुआ है। परचेज हुआ है इसके लिए सिर्फ इनवॉइस सफिशिएंट नहीं है, रिक्वायरमेंट था क्या, कोटेशन किया था क्या, पीओ बनाया था क्या, फिर रिसीव हुआ था क्या गुड्स, जीआरएन बना होगा, क्वालिटी वेरिफिकेशन हुआ होगा, फिर इनवॉइस आया होगा, फिर पेमेंट हुआ होगा। अरे यस और नो, सब चीजें देखोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो नॉर्मली एविडेंसेस हमारे लिए कन्विंसिंग होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते, इसलिए वर्ड है परसुएसिव, नॉट कंक्लूसिव इन जनरल। फिर नीचे आओ, ये वर्ड देखो, डोंट यू थिंक ये वर्ड जस्ट मैंने पढ़ाया था, इसके लिए तो मुझे राइट वर्ड निकाल के बताओ। 5th में याद है, अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल सकता है, कंसिस्टेंसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यस और नो? ये लिटरली समरी है जो पढ़ा है उस सब चीजों का। एग्जाम में जब अलग से क्वेश्चन है, डरने का जरूरत नहीं है। ये बोलेगा जनरल टेक्निक्स, अरे कुछ नहीं, टाइम पास। पूरे ऐसे 500 में मेजर इंपॉर्टेंट चाहिए थी, रिलायबिलिटी पे एक पॉइंट, कंसिस्टेंसी पे एक पॉइंट, ऐसे पिक कर लिया, बस और कुछ नहीं है। नीचे आओ, नंबर 7 पे आओ। देयर शुड बी ए रैशनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस एंड द यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बाजू में लिखो, रीड आफ्टर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। जल्दी पढ़ेंगे, ऐसे 200 में आपको जब पढ़ाऊंगा मैं इनहेरेंट लिमिटेशन, वहां पर सेम पॉइंट आपको आएगा। अरे इनहेरेंट लिमिटेशन में बताएगा ना, एविडेंसेस तो बेस्ट पॉसिबल बहुत सारे मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट के पास जो आउटस्टैंडिंग, जो थर्ड पार्टी के पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, सीधा उनसे मिलके आओ, थर्ड पार्टी से, उनके प्रेमिसेस में जाकर के, उनके सिस्टम में जाके चेक करके आओ डायरेक्टली, उसका भी फोटो ले लो। बट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है हर बार ऐसा करना? नहीं। हाँ, जो आउटस्टैंडिंग बैंक बैलेंस है वहां पर हम खुद से जा सकते हैं, अगर लेटर का रिस्पॉन्स नहीं है। याद है क्या, ऐसे 505 सेंड लेटर, फिजिकली आप जा सकते हो बैंक्स, नॉट इन केस ऑफ ऑल थर्ड पार्टीज, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन है एंड उसका जो यूजफुल है, उसमें बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 2 महीने आप सिर्फ भ्रमण कर रहे हैं और एविडेंस ऑब्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, पक्का? एंड लास्ट पॉइंट देखो, व्हेन द ऑडिटर इज इन अ रीजनेबल डाउट as to any assertion, he should attempt to obtain sufficient and appropriate audit evidence to remove such doubt. सुनो, एग्जाम्पल लिख दो नीचे।
stock lying with third party, stock lying with third party has significant outstanding balance, stock lying with third party has significant outstanding balance in comparison to previous year. Stock lying with third party has significant outstanding balance in comparison to previous year. सुनो, अभी तक कंपनी ना थर्ड पार्टी के पास जो इन्वेंट्री पड़ा होता था ना, वो बहुत चिल्लर अमाउंट का होता था. इन्वेंट्री का बैलेंस 10 करोड़ के आसपास, थर्ड पार्टी के पास 5 लाख 10 लाख हायर साइड में ऐसा होता था कि भाई वो हमारा एजेंसी ऐसा रन करता है, वहां रखा हुआ है सैंपल के लिए. सडनली करंट ईयर में मैं बोलता हूं इन्वेंट्री का बैलेंस अभी भी 10 करोड़, स्टॉक लाइंग विद थर्ड पार्टी 5 करोड़. डोंट यू थिंक नाउ यू हैव एक्सट्रीम डाउट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री? आप जाके फिजिकली वेरीफाई करना चाहोगे. 5-10 लाख का था मैं छोड़ सकता था, 5 करोड़ के केस में मेरे को अभी डिटेल में जाके फिजिकली वेरीफाई करना ही पड़ेगा. मेरे को वहां पर जाकर के एविडेंस मिलेगा, सिर्फ लेटर से कंफर्मेशन नहीं मिलने वाला है. यहां पर सिर्फ लेटर भी सफिशिएंट नहीं होगा, फिजिकली जाना पड़ेगा. तो कभी कभी आप किसी सिचुएशन में कुछ ऐसा असर्शन अचीव करना चाहते हो, यहां पे एग्जिस्टेंस एक असर्शन है जो आप अचीव करना चाहते हो और आपको लगता है इसके लिए आपको वहां जाकर के डिटेल्ड तरीके से एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा. तो आपको ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं जहां पर आपको रिलायबिलिटी के केस में फिजिकली जाकर के वेरीफाई ही करना पड़ेगा. तो ये आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि कैसे चीजों को दिमाग में रखना व्हेन यू आर थिंकिंग कि यार हम किस तरीके से ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन करेंगे. डोंट यू थिंक दिस वाज मोर लाइक अ समरी ऑफ व्हाटएवर वी हैव लर्नड ड्यूरिंग द एंटायर एसे 500. Are you understanding this? This was a detailed overview and understanding of SA 500. सिर्फ 500 नहीं पढ़ाया, साथ साथ में ऑडिट प्रोसीजर का भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया है. इससे हमारा बेस क्रिएट हो गया है. अब हम यहां से डिटेल में 315, 300, 320 को एक्सप्लोर कर सकते हैं. देखो, अगर आप मुझे पूछोगे ना, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था लिस्ट ऑफ एसेस के अंदर जो मुझे डिटेल में कवर करने थे, उसके अंदर आइडियली अब जो इंपॉर्टेंट एसेस बचते हैं वो 300 सीरीज का 300, 315, 320 बचता है. एंड इसके बाद इमीडिएटली मेरे लिए वो एसेस बचेंगे जिसके ऊपर आईसीए ने चैप्टर बना के दिया है, 240, 520 एंड 530. तो मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेस रहने वाले हैं आने वाले पीरियड के अंदर. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? सही में ऐसा लग रहा है रिवीजन का अंडरस्टैंडिंग आ रहा है आपको पूरा? पक्का? दैट्स ऑल इन दिस सेशन. विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.